क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जब दुनिया आपसे उम्मीद करना छोड़ देती है तब क्या होता है? जब समाज आपको रिटायरमेंट होम के किसी शांत कोने में बैठा एक बूढ़ा इंसान समझता है जो बस अपनी पुरानी यादों के सहारे जी रहा है। लेकिन क्या हो अगर वही शांत कोना एक ऐसे राज का केंद्र बन जाए जो पूरे शहर को हिला कर रख दे? और क्या हो अगर वो बूढ़े लोग जिन्हें आप कमजोर समझते हैं असल में इतने तेज और शातिर दिमाग वाले हो कि देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स भी उनके सामने कुछ ना कर पाए। वेल, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है इंग्लैंड के एक आलीशान रिटायरमेंट विलेज कूपर्स चेस की, जहां हरियाली है, शांति है और सुकून है। लेकिन इस सुकून की चादर के नीचे दबे हैं कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे अनसुलझे कत्ल जिनकी गूंज दशकों बाद भी सुनाई देती है। और इन राजों को सुलझाने का बीड़ा उठाया है चार ऐसे दोस्तों ने जिनकी उम्र तो 70 है पर दिमाग आज भी किसी युवा जासूस से तेज चलता है। सबसे पहले हम मिलेंगे एलिजाबेथ से, जो एक पूर्व जासूस है जिसकी रगों में आज भी रहस्य दौड़ता है। उसके बाद बारी आती है रॉन की, एक पूर्व यूनियन लीडर जिसका गुस्सा और दबंगई आज भी कायम है। फिर आता है इब्राहिम, एक रिटायर्ड मनोचिकित्सक जो इंसानी दिमाग को पढ़ने में माहिर है। और आखिरी में आती है जॉयस, एक सीधी सादी रिटायर्ड नर्स जो हाल ही में इस क्लब से जुड़ी है, लेकिन उसकी नजरें इतनी तेज है कि वो बहुत कुछ देख सकती है। हर गुरुवार को ये चारों एक शांत कमरे में बैठकर पुरानी अनसुलझी कत्ल की फाइल्स पर चर्चा करते हैं। ये उनके लिए बस एक शौक है, दिमाग को तेज रखने का एक तरीका। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये शौक बहुत जल्द एक हकीकत बनने वाला है, एक ऐसा सच जिसमें असली खून बहेगा, असली लाशें गिरेंगी और असली कातिल उनके बीच ही कहीं पर छिपा होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब जो शुरू होने जा रहा है वो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि दोस्ती, प्यार और धोखे की एक ऐसी कहानी है जो आपको आखिर तक अपनी सीट से उठने नहीं देगी। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द थर्सडे मर्डर क्लब। हमारी कहानी शुरू होती है कूपर्स चेस रिटायरमेंट विलेज के दिल में, जहां जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चल रही है। करीने से कटे हुए लॉन और मुस्कुराते हुए चेहरे, यहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है, इतना परफेक्ट कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है द थर्सडे मर्डर क्लब के सदस्यों से। क्लब की लीडर है एलिजाबेथ बेस्ट। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि इस औरत ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। वो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की एक रिटायर्ड एजेंट है, लेकिन ये बात उसके अलावा कोई नहीं जानता। वो कम बोलती है, लेकिन जब भी बोलती है तो सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होता। उसका दिमाग एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह है जो हमेशा 10 कदम आगे की सोचता है। दूसरा सदस्य है रॉन रिची। एक जमाने में वो एक बड़ा यूनियन लीडर था जिसके एक इशारे पर हजारों मजदूर हड़ताल पर चले जाते थे। उसका शरीर अब भले ही बूढ़ा हो गया हो, पर उसकी आवाज में आज भी वही दबंगई और रौब है। वो किसी से नहीं डरता और जो सही लगता है उसे कहने में जरा भी नहीं हिचकता। तीसरा है इब्राहिम आरिफ, एक रिटायर्ड मनोचिकित्सक जो लोगों के चेहरे पढ़कर उनके मन की बातें जान लेता है। वो शांत स्वभाव का है और हर चीज का विश्लेषण करता है। जहां एलिजाबेथ और रॉन ताकत और तेजी पर यकीन करते हैं, वहीं इब्राहिम सब्र और गहरी सोच से काम लेता है। और इस क्लब की सबसे नई सदस्य है जॉयस मिडक्रॉफ्ट, एक पूर्व नर्स जो अपने पति के गुजर जाने के बाद यहाँ पर आई है। वो देखने में बहुत सीधी और भोली लगती है और अक्सर अपनी बेकिंग और बुनाई की बातें करती है, लेकिन उसकी नजरें बहुत तेज है। वो उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देती है जिन्हें बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। ये चारों हर गुरुवार को पहेली वाले कमरे यानी कि जिगसॉ रूम में मिलते हैं और पुरानी अनसुलझी कत्ल की फाइल्स को फिर से खोलते हैं। ये फाइल्स उन्हें पेनिग्रे नाम की एक पूर्व पुलिस डिटेक्टिव से मिलती थी जो खुद भी इसी क्लब की सदस्य थी। लेकिन अब पेनी की हालत नाजुक है और वो इसी रिटायरमेंट विलेज के नर्सिंग होम में कोमा में है। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक कि कूपर्स चेस की शांति में एक तूफान ने दस्तक नहीं दी। गांव का मालिक इयान वेंथम एक बेहद लालची और बेईमान डेवलपर है। वो कूपर्स चेस की जमीन बेचकर उसके साथ लगे एक पुराने कब्रिस्तान को खोदकर
वहां पर आलीशान फ्लैट बनाना चाहता है, लेकिन उसका बिजनेस पार्टनर टोनी करन इस सौदे के सख्त खिलाफ है। टोनी एक पुराने जमाने का दबंग आदमी है और वो किसी भी कीमत पर उस जमीन को बिकने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो उस जगह से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। मीटिंग्स में झगड़े हो रहे थे, धमकियां तक दी जा रही थी। कूपर स्ट्रीट के सभी निवासी इस लड़ाई को देख रहे थे और डरे हुए थे कि उनका घर उनसे छिन न जाए। द थर्सडे मर्डर क्लब भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए था। उन्हें अंदाजा था कि ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, लेकिन आगे जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। एक सुबह कूपर्स चेज में सनसनी फैल गई। टोनी करन की उसके अपने ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसे किसी भारी चीज से सर पर वार करके मारा गया था। वहीं इस बारे में द थर्सडे मर्डर क्लब को भी पता चल गया था, क्योंकि अब ये केस एक असली, ताजा और खतरनाक केस बन चुका था। पुलिस की गाड़ियां, चमकती हुई नीली लाल बत्तियां और पीले रंग की टेप ने कूपर्स चेज की शांति को भंग कर दिया था। पुलिस की तरफ से केस की जिम्मेदारी डीसीआई क्रिस हडसन और एक युवा होशियार पुलिस ऑफिसर डोना डी फ्रीटस को सौंपी जाती है। क्रिस एक अनुभवी डिटेक्टिव था, लेकिन अपनी जिंदगी से थोड़ा थका हुआ और परेशान। वहीं डोना नई थी और खुद को साबित करना चाहती थी। अब जांच करने पर पुलिस का पहला शक सीधा इयान वेंथम पर जाता है, क्योंकि जाहिर है टोनी के रास्ते से हटने का सबसे ज्यादा फायदा उसी को था और मोटिव साफ था, जमीन का सौदा। पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन एलिजाबेथ और उसकी टीम को ये मामला इतना सीधा नहीं लग रहा था। उनके हिसाब से एक कत्ल कभी भी उतना सीधा नहीं होता जितना वो दिखता है। इसीलिए एलिजाबेथ, रॉन, इब्राहिम और जॉयस ये फैसला करते हैं कि वो सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं बैठेंगे, वो अपने खुद की जांच पड़ताल करेंगे। उन्होंने अपने अपने हुनर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एलिजाबेथ ने अपनी पुरानी जासूसी तकनीकों का इस्तेमाल करके जानकारी जुटानी शुरू की। रॉन ने अपने पुराने संपर्कों को खंगालना शुरू किया। इब्राहिम ने हर संदिग्ध के मनोविज्ञान का विश्लेषण शुरू कर दिया और जॉयस ने उन लोगों से बातें करी और उनकी गपशप सुनी और उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू किया जो कत्ल के बड़े राज खोल सकती थी। साथ ही उन्होंने पुलिस को चकमा देना भी शुरू कर दिया था। कभी जॉयस एक भोली भाली बुजुर्ग महिला बनकर किसी से जानकारी निकलवा लेती, तो कभी रॉन किसी को डरा धमकाकर सच उगलवा लेता। वो डीसीआई क्रिस और कांस्टेबल डोना से हमेशा 2 कदम आगे चल रहे थे। वहीं पुलिस को भी इस बारे में पता चल गया था कि द थर्सडे मर्डर क्लब टीम ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन पुलिस को पहले ये सब मजाक लगता है कि 4 बूढ़े लोग क्या जासूसी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हो जाता है कि ये चारों कोई आम इंसान नहीं। उनके पास जानकारी, अनुभव और एक ऐसा नजरिया था जो पुलिस के पास भी नहीं था। वहीं अब क्लब की जांच आगे बढ़ती है तो कई और नाम सामने आते हैं। एक था बोगदान, पोलैंड का एक मिस्त्री जो इयान वेंथम के लिए काम करता था। वो एक शांत और मेहनती इंसान लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। एक और नाम सामने आता है जेसन, जो रॉन का ही बेटा था। जेसन एक पूर्व बॉक्सर था, साथ ही में वो पैसों की तंगी से गुजर रहा था। शक की सुई हर किसी पर घूम रही, लेकिन कहानी ने अचानक एक और भयानक मोड़ ले लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इयान वेंथम, जो टोनी के कत्ल का मुख्य संदिग्ध था, अब खुद एक लाश बन चुका था। कूपर्स चेज के निवासी जब उसकी जमीन हड़पने की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भीड़ में से किसी ने उसे फेंटाइल का एक जानलेवा इंजेक्शन दे दिया और इयान वहीं सबके सामने तड़प तड़प कर मारा गया। अब इयान वेंथम के मरने से ये पूरा केस पलट चुका था। जो इंसान कल तक कातिल लग रहा था, आज वो खुद शिकार बन गया था। पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि एक कत्ल की गुत्थी सुलझी नहीं थी, जबकि एक और कत्ल हो चुका था। इसका मतलब साफ था कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, या फिर हो सकता है कि कातिल बहुत ज्यादा शातिर हो। अब सवाल ये नहीं था कि टोनी को किसने मारा, बल्कि सवाल ये था कि इन दोनों कत्ल के पीछे कौन है। क्या दोनों कातिल एक ही है या ये किसी अलग अलग इंसान का काम है? द थर्सडे मर्डर क्लब के लिए ये एक चुनौती थी। एलिजाबेथ समझ गई थी कि ये मामला जमीन के सौदे से कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें अतीत में कुछ ऐसे राज दबे हैं जिन्हें कोई बाहर नहीं आने देना चाहता, और वो राज छिपा था उस कब्रिस्तान में जिसे इयान वेंथम खोदना चाहता था। वहीं अब एलिजाबेथ ने अपनी जांच की दिशा बदल दी। उसने उस ठंडे बस्ते में पड़ी फाइल को फिर से खोला
जिस पर वो और पेनी काम कर रहे थे, जिसमें 1970 के दशक का एक अनसुलझा कत्ल का जिक्र था। एंजेला ह्यूज नाम की एक लड़की की हत्या हुई थी और शक उसके बॉयफ्रेंड पीटर मर्सर पर था, लेकिन सबूतों के अभाव में पीटर कभी पकड़ा ही नहीं गया और कुछ दिनों के बाद वो खुद भी गायब हो गया। क्या इस पुरानी कहानी का आज के इन कत्ल से कोई लेना देना था? खैर, इसी बीच जब डेवलपर की टीम ने कब्रिस्तान में शुरुआती खुदाई की तो उन्हें एक कंकाल मिला, एक ऐसा कंकाल जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो एक अनाम कब्र में दशकों से दफन था। अब असली खेल शुरू होता है। एलिजाबेथ का दिमाग बिजली की रफ्तार से चल रहा था। एक तरफ 2 ताजा कत्ल और दूसरी ओर दशकों पुराना एक कंकाल। उसने इन तीनों घटनाओं के बीच में एक कड़ी खोजना शुरू कर दिया, एक ऐसी कड़ी जो इतनी बारीक थी कि किसी को नजर नहीं आ रही थी। वहीं अब केस की गंभीरता को समझते हुए एलिजाबेथ और उसकी टीम ने अपनी जांच को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टीम टोनी करन के कत्ल की जांच कर रही थी तो दूसरी टीम इयान बेंथम के कत्ल की। वहीं अब जब परतें धीरे धीरे हटना शुरू होती है तो सच सामने आने लगता है और वो सच किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। सबसे पहले पर्दाफाश होता है टोनी करन के कातिल का, और कातिल कोई और नहीं बल्कि वही सीधा साधा दिखने वाला मिस्त्री बॉगदान था। लेकिन उसकी कहानी सुनकर किसी को भी उससे नफरत नहीं होती है, बल्कि उल्टा उससे लोग हमदर्दी करते हैं। दरअसल टोनी करन और उसका एक छुपा हुआ बिजनेस पार्टनर बॉबी टैनर नाम का एक पुराना अपराधी मिलकर एक अवैध धंधा चलाते थे। वो बॉगदान जैसे पूर्वी यूरोप के गरीब मजदूरों को काम का झांसा देकर इंग्लैंड लाते थे और फिर उनके पासपोर्ट जब्त कर लेते थे ताकि वो वापस ना जा सके। वो उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाते थे। एक दिन बॉगदान की माँ पोलैंड में बहुत बीमार थी और वो आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता था। उसने कई बार टोनी से अपना पासपोर्ट वापस मांगा, लेकिन टोनी ने हर बार मना कर दिया। उस रात बॉगदान एक आखिरी कोशिश करने के लिए टोनी के घर गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। टोनी ने बॉगदान पर हमला किया और अपनी जान बचाने के लिए बॉगदान में पास में रखी एक भारी चीज उठाकर टोनी के सर पर मार दी। वो उसको मारना नहीं चाहता था, ये सब गलती से हुआ था। दरअसल इस राज के बारे में एलिजाबेथ को उसके पति स्टीफन से पता चला, जो भूलने की बीमारी से पीड़ित है, जो बॉगदान के साथ शतरंज खेलता था। स्टीफन अपनी हर गेम को रिकॉर्ड करता था ताकि वो बाद में अपनी चालों का विश्लेषण कर सके। एक दिन शतरंज खेलते खेलते बॉगदान ने भावुक होकर सारी सच्चाई स्टीफन को बता दी, ये सोचकर कि उसे तो कुछ याद रहेगा ही नहीं। लेकिन वो पूरी बातचीत उस रिकॉर्डर में कैद हो गई और इस तरह एक कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। लेकिन दूसरा कातिल अभी भी आजाद था और उसकी कहानी तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली और दर्दनाक थी। वहीं एलिजाबेथ अब पूरी तरह से कब्रिस्तान में मिले उस कंकाल और इयान बेंथम के कत्ल पर ध्यान केंद्रित कर रही। उसे यकीन हो गया था कि वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि पीटर मर्सर का है, जो दशकों पहले एंजेला ह्यूज के कत्ल के बाद गायब हो गया था। लेकिन अगर ये पीटर का कंकाल था तो उसे किसने मारा और यहाँ पर क्यों दफनाया? और इस सवाल का जवाब जुड़ा था द थर्सडे मर्डर क्लब की अपनी सदस्य कोमा में पड़ी पेनी ग्रे से। एलिजाबेथ, रॉन और इब्राहिम सीधा नर्सिंग होम जाते हैं, जहां पेनी का पति जॉन दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता है। वो एक शांत और प्यार करने वाला पति था। एलिजाबेथ सीधे सीधे जॉन से सवाल करती है। उसने अपनी थ्योरी उसके सामने रखी, जिसको सुनकर जॉन टूट गया। उसने जो कहानी सुनाई वो प्यार, इंसाफ और मजबूरी की एक दर्दनाक दास्तान थी। उसने बताया कि सालों पहले जब पेनी एक पुलिस डिटेक्टिव थी तो वो एंजेला ह्यूज के केस को लेकर बहुत जुनूनी थी। उसे पूरा यकीन था कि कातिल पीटर मर्सर ही है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के पुरुषवादी रवैये और सबूतों की कमी की वजह से पीटर साफ बच निकलने वाला था। पेनी इंसाफ के इस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। इसलिए एक रात पेनी ने पीटर मर्सर को मार दिया और अपने पति जॉन की मदद से उसकी लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया जहां आज कूपस चीज बना है। वो मानती थी कि उसने एक राक्षस को दुनिया से खत्म करके सही काम किया है। ये राज उन दोनों के बीच दशकों तक दफन रहा, लेकिन जब इयान बेंथम ने उस कब्रिस्तान को खोदने का ऐलान किया तो उससे जॉन की दुनिया ही उजड़ गई। उसे पता था
कि अगर वो जमीन खुद गई तो कंकाल मिलेगा, जांच होगी और पेनी का राज दुनिया के सामने आ जाएगा। पेनी अब जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही और जॉन किसी भी कीमत पर उसकी इज्जत पर दाग नहीं लगने देना चाहता था। इसलिए उस विरोध प्रदर्शन वाले दिन जॉन ने ही भीड़ का फायदा उठाकर इयान वेंथम को फेंटनाइल का वो जानलेवा इंजेक्शन लगाया था। ये उसने नफरत में नहीं बल्कि अपनी पत्नी के प्यार और उसकी इज्जत को बचाने की एक हताश कोशिश में किया था। खैर अब कहानी अपने अंत तक पहुंच चुकी थी। दोनों कत्ल के राज खुल चुके, लेकिन ये कोई जश्न का मौका नहीं था। एक कातिल मजबूरी का मारा था तो दूसरा प्यार का। एलिजाबेथ और उसकी टीम ने जॉन को पुलिस के हवाले नहीं किया। उन्होंने उसे अपनी पत्नी के साथ कुछ आखिरी पल बिताने का मौका दिया और उन आखिरी पलों में जॉन ने वही फेंटनाइल इस्तेमाल करके पहले पेनी को और फिर खुद को हमेशा की नींद सुला दिया। वो जानता था कि अब जेल जाना या एक दूसरे से अलग होने का कोई मतलब नहीं बनता। वो एक साथ जिए थे और एक साथ ही इस दुनिया से चले जाए। तो ये थी कहानी द थर्सडे मर्डर क्लब की, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कानून और इंसाफ हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं होते। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। जॉन और पेनी की कहानी का एक दुखद अंत था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अमर थी। बॉगदान को अपने किए की सजा मिली, लेकिन उसकी मजबूरी को भी समझा गया और कूपर्स चेज यानी कि एलिजाबेथ ने अपने जासूसी और शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके उस तीसरे छिपे हुए पार्टनर बॉबी टैनर को ब्लैकमेल किया और उसको मजबूर कर दिया कि वो कूपर्स चेज को हमेशा के लिए सुरक्षित रखे। एंड में द थर्सडे मर्डर क्लब ने सिर्फ कत्ल की गुत्थियां ही नहीं सुलझाई बल्कि अपने घर को भी बचाया। जॉयस को आधिकारिक तौर पर क्लब का सदस्य बना लिया गया। चारों दोस्त एक बार फिर से उस पहली वाले कमरे में बैठे थे, लेकिन आज उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। जोश, जुनून और जिंदगी जीने की चाहत किसी भी उम्र में कम नहीं होती। एलिजाबेथ, रॉन, इब्राहिम और जॉयस ने दुनिया को दिखा दिया कि जिन्हें समाज बूढ़ा और बेकार समझकर छोड़ देता है, उनके अंदर भी एक आग होती है। एक ऐसी आग जो ना सिर्फ राजों को जलाकर राख कर सकती है बल्कि दोस्ती की रोशनी को भी हमेशा जलाए रख सकती है। ये कहानी है दोस्ती की जो हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती है। ये कहानी है प्यार की जो आपको कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। और ये कहानी है उम्मीद की कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर भी एक नया रोमांच, एक नया मकसद आपका इंतजार कर रहा है। तो इसी मैसेज के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।